घबराने की कोई ज़रूरत ना है, टेट में बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजन। अगर यूपी टेट सीडीपी में एक अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हो तो मैंने बड़ी शिद्दत से मज़ेदार प्रश्नों को मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाई है। तो बिना एक सेकेंड बर्बाद किए हम यहाँ पे शुरू करेंगे प्रश्नों को। ये आपका जो होमवर्क में सवाल था कल की वीडियो में, इसका आंसर बताएंगे और आज के नए प्रश्नों के साथ आपका यहाँ पे मैं शुरुआत करने वाली हूँ। कह रहे कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद यानी चरण कौन सा है? प्रतिपुष्टि है, शिक्षण है या फिर योजना बनाना, फिर आपका पुनः शिक्षण है। क्या होगा इसका सही आंसर आपको बताना है। आंसर जाएगा सी के साथ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई भारत में कब लागू हुआ था? आपको बताना है। कह रहे कि 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 2 अक्टूबर 2009 या फिर 26 जनवरी 2010। क्या होगा इसका सही आंसर? 2-3 सेकंड हम आपको समय देंगे सवाल को करने के लिए। पूरी ध्यान से अच्छे से आपको सवाल पढ़ना है, फिर आंसर करना है। तो कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? आंसर जाएगा आपका बी के साथ। 1 अप्रैल 2010 आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है। सवाल कह रही कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहे कि सिगमंड फ्राइड हैं, एडलर हैं, युंग हैं या फिर जेम्स हैं। करिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद के लिए आपको ध्यान रखना है, इनके जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड हैं। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे ए के साथ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। अभी 1 महीना टाइम है, आपको अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को याद करना है। बिन याद किए आपका प्रश्न एक को नहीं सही होगा। तो कह रहे कि प्रोजेक्ट विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन आपका किसने करा है? आपको बताना है। कह रहे कि किलपैट्रिक होंगे या फिर सुकरात होंगे, अरस्तू होंगे या फिर डाल्टन होंगे। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादन आपको ध्यान रखना है। आंसर जाएगा आपका ए के साथ, किलपैट्रिक आपको ध्यान रखना है। अगला 4th नंबर सवाल कह रहे कि किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? आपको यहाँ पे बताना है। फ्रॉवेल हैं, मॉन्टेसरी हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग हैं या फिर जॉन ड्यूवी हैं। बेहद आसान है, महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का भी आंसर आपका जाएगा ए के साथ। फ्रॉवेल हैं किंडरगार्टन विधि के जनक, आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है। पहला ही आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला 6 नंबर सवाल कह रहे कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन का आंतरिक स्रोत क्या होगा? पढ़िएगा ऑप्शन। नगद पुरस्कार होगा, खुद की रुचि या जिज्ञासा होगा, माता पिता की डांट होगी या फिर तारीफ होगी। आपका तारीफ हो गया, डांट हो गया, पुरस्कार हो गया, ये सब क्या है? बाहरी स्रोत है ना मोटिवेशन के। तो वी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए आपका क्या होना चाहिए? आपके अंदर से जो है खुद की रुचि होनी चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका आंतरिक अभिप्रेरणा के स्रोत, इसलिए भी आंसर यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि सीखना क्या है? लर्निंग क्या है? आपको बताना है। व्हाट इज़ लर्निंग यानी सीखना क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, केवल रट्टा मारना है या फिर सिर्फ परीक्षा के लिए है या फिर कुछ समय का बदलाव होगा। जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें आपका जो है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे ए के साथ। कई बार जो है नेगेटिव टैग वर्ड से भी आपका सवाल यहाँ पे सही हो जाते हैं। यहाँ पे रट्टा मार लिखा है। सिर्फ परीक्षा के लिए आप चीज़ों को नहीं सीखते हो ना, कुछ समय के लिए बदलाव क्या ही सीखना हुआ है ना। तो सीखना तभी होगा जब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो, जब हमारे अनुभव में अभ्यास के कारण या सीखने की वजह से कोई व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, वही असली सीखना होता है। इसलिए आंसर आपका पहला ही बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कह रहे कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? काफ़ी आसान है, आपको ध्यान रखना है। 10 है, 12 है, 14 है या फिर 15 है। आपको रिमेंबर रखना है यहाँ पे 14 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर जाएगा सी के साथ। ये बताया है कि मनुष्य के अंदर क्या होता है? 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक संवेग जुड़ा रहता है। तो ये महत्वपूर्ण है, आया हुआ सवाल है। अगला 9 नंबर सवाल कह रही कि मानव में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े होते हैं? आपको बताना है। कह रहे कि 22 होते हैं, 23 होते हैं, 46 होते हैं या फिर 24 होते हैं।
आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ 23 होते हैं, ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाता है मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना था 46, यहाँ पे जोड़े में पूछा जा रहा है, इसलिए आंसर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल कह रही कि बाल केंद्रित शिक्षा में आप किसे मुख्य स्थान देंगे? शिक्षक को देंगे, बालक को देंगे, या फिर पाठ्यपुस्तक को देंगे, या फिर विद्यालय को? क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा में आप किसे महत्व देंगे, किसे मुख्य स्थान देंगे? तो आंसर जाएगा बी के साथ बालक ही क्या है, सर्वोपरि है। बालक नहीं रहेगा तो शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय का क्या ही होगा, है ना। तो आधुनिक शिक्षा में बच्चा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगला 11 नंबर सवाल कह रही कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आपको बताना है। सत्तावादी होना चाहिए, कह रहे कि सुगमकर्ता होना चाहिए, सुविधादाता होना चाहिए, तानाशाह होना चाहिए, या फिर नेता होना चाहिए? बिल्कुल आसान है, आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ सुविधादाता होना चाहिए। गणितीय गणनाओं से संबंधित विकार कौन सा है? सारे विकार आप रट लीजिएगा, एक सवाल पक्का यहाँ से आपको मिलेगा। कह रहे कि गणितीय गणनाओं से संबंधित विकार को क्या कहेंगे? जैसे गणित से संबंधित अगर विकार है तो उसे आप डिस्कैलकुलिया कहेंगे। बी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। लिखने से संबंधित आपका विकार है डिस्ग्राफिया हो जाएगा, पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया हो जाएगा। इस तरीके से आपको विकार से प्रश्न मिलेंगे एग्जाम के अंदर। सारे विकार आपको रट लेना है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है। पठन विकार से है, लेखन विकार से है, गणितीय विकार से है, व्यवहार संबंधी विकार से है। जैसे कोई बच्चा जो है सा को वास पढ़ रहा है, कोई बच्चा लक्स को लुक्स पढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? पढ़ने से संबंधित विकार होगा। तो आंसर जाएगा आपका यहाँ पे ए के साथ। अगला सवाल कह रहे कि समावेशी शिक्षा का आपका यहाँ पे अर्थ क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का आपका मीनिंग क्या है? आपको यहाँ पे बताना है अर्थ क्या होगा। ऑप्शन कह रहे कि केवल अमीर बच्चों को पढ़ाना, ना जी बिल्कुल ना। सेकंड कह रहे कि सभी बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाना, एंड दिव्यांगों बच्चों के लिए क्या होगा? अलग स्कूल पढ़ाना, ऐसा भी नहीं। केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना। तो नकारात्मक चीज़ों को आपको कट करना है, सकारात्मक चीज़ों को ऐसे में ढूंढना रहेगा। तो आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे सबसे पॉजिटिव जो होगा बी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चाहे दिव्यांग बच्चा हो, चाहे तेज बच्चा हो, कमज़ोर बच्चा हो, जिस भी कैटेगरी का बच्चा हो, उसे आप जो है एक साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कमज़ोर बच्चा है उसे पीछे बैठा देंगे। अगला 16 नंबर सवाल कह रहे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आपको बताना है। स्किनर हैं, पावलोव हैं, हल हैं, थॉर्नडाइक हैं? तो आंसर जाएगा आपका ए के साथ स्किनर। आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है। ये जो है पुनर्वलन यानी रेनफोर्समेंट पर ज़्यादा जोर देते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको ध्यान रखना है स्किनर ने दिया है। बी ऑफ स्किनर जी ने दिया है। ये रहे अगले सवाल कह रहे कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित करा है? थर्स्टन ने करा है, स्पीयरमैन ने करा है, बीने ने किया है, या फिर गिलफोर्ड ने करा है? आपको बताना है आंसर क्या हो जाएगा। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कहा बुद्धि के दो कारक होते हैं। एक इन्होंने जो है सामान्य बुद्धि बताई है और एक विशिष्ट बुद्धि बताई है, जिसे जी फैक्टर एंड यस फैक्टर कहते हैं। तो आंसर बिल्कुल बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न यहाँ से 100% आएगा, चीज़ों को आपको रिवीजन कर लेना है। एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बीने है, आपको ध्यान रखना है। त्रिकारक सिद्धांत के लिए स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि की सिद्धांत दी है। इसको अक्सर लोग परीक्षा में सवाल जो है गलत कर देते हैं, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दी है। बहुकारक आपको ध्यान रखना है, बहुकारक और बहुबुद्धि इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये एक सवाल आपका यहाँ से गलत ना हो, इस चीज़ को आपको यहाँ पे क्लियर करके चलना है। बहुकारक के लिए थॉर्नडाइक हैं एंड बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए कौन है? हार्वर्ड गार्डनर हैं। बहुकारक सिद्धांत के लिए थॉर्नडाइक याद रखना है, बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए हार्वर्ड गार्डनर याद रखना है, समूह कारक सिद्धांत के लिए आपको थर्स्टन याद रखना है। हर चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं ताकि वीडियो के अंदर ही चीज़ें याद हो जाएं। बहुकारक सिद्धांत के लिए थॉर्नडाइक को याद रखना है, बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए हार्वर्ड गार्डनर याद रखना है, समूह कारक सिद्धांत के लिए थर्स्टन याद रखना है। याद रहेगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, पक्का आपको 100% यहाँ पे चीज़ें याद हो जाएंगी। जो को रिवीजन करिएगा, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक एंड बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर,
समूह कारक सिद्धांत के लिए थर्स्टन 2-3 बार पढ़िएगा, ऐसे ही आपको मज़े-मज़े में चीज़ें याद हो जाएँगी। बस आपको पढ़ना है, दोहराइए तो सही, मेरे साथ-साथ बोलिए तो सही। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन। जब आप किसी चीज़ को कई बार पढ़ते हैं, तो वो चीज़ जल्दी से याद हो जाता है। सिद्धांत किसने दिया है? बेहद आसान है। पावलोव ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, कोहलर ने दिया है, स्किनर ने दिया है। प्रयास करोगे जो है गलतियाँ होंगी, तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर बताइएगा। आंसर जाएगा आपका बी के साथ, बिल्कुल आसान है, ध्यान रखिएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। इन्होंने जो है भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग करके इन्होंने बताया कि जो है इंसान बार-बार गलती करेगा, तो चीज़ों को क्या करेगा? सीखेगा। ये आपका सवाल वाइगोस्की से है। इनके अनुसार पाड़ या ढाँचा का आपका यहाँ पे मीनिंग क्या है आपको बताना है। बच्चे को पूरी तरह अकेला छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता यहाँ पे हो जाएगी। बच्चे को डाँट लगाना, बिल्कुल नहीं। नकल करना, बिल्कुल नहीं। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ। टेम्परेरी सपोर्ट आप दे रहे हो, तो उसी को कहोगे जो है पाड़ ढाँचा। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस छोटे से वीडियो को यहीं एंड करेंगे। यह मैंने स्टार्टिंग में छोड़ी थी, तो ये होमवर्क में है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है आपको बताना है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको रात दिन मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बात याद रखिएगा, वक्त बदलने में वक्त लगता है, लेकिन वक्त बदलता ज़रूर है। बस अपने आप पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और लगातार मेहनत करिए, चीज़ों को रिवीजन करिए। अभी 1 महीना समय है, उसमें आपको बस प्रीवियस ईयर देखना है, मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, भटकना नहीं है चीज़ों को। अब बारी आपकी है, आपने कितना प्रश्न सही करा है। ईमानदारी से आपने इतने सवाल में से कम 12 अगर सही किए ना, तो आपकी तैयारी बेहतर है, सही दिशा में हो। बस आपको एंड टाइम में क्या करना है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, उतने ही अच्छा से आपका यहाँ पे तैयारी होगी। अगर मेरी यह छोटी सी कोशिश आपके काम आई, पसंद आई, तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर मेंशन करिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ। बस इतना कहूँगी, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपके पास संसाधन हैं, कम है, ज़्यादा हैं, अंतिम क्षण तक आपको हार नहीं मानना है। मिलते हैं फिर इससे बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।